प्यारे दोस्तों, आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि डोमिनिक मुगल हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और जब मैंने उनके साथ ये शेयर किया कि मैं फातिमापुर की जो चर्च हिस्ट्री है उनके उस पे बात करना चाहता हूँ, तो कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो ये बड़े एज़ाज़ की बात होगी, क्योंकि जब वो मास्टर ऑफ साइंस इन सोशियोलॉजी आसी से कर रहे थे मनीला फिलीपींस में, तो इन्होंने 1987 में ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स इन पंजाबी क्रिश्चियन विलेज पर ये थीसिस मुकम्मल किया था। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी कि मैं अपने थीसिस पर बात करूं, और ख़ास तौर पर ये उसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये उस गांव की सारी नो हाउ को जानते हैं कि वो गांव कैसे शुरू हुआ, उसने कैसे डेवलप किया। तो ये हमारा एक बहुत अहम कैथोलिक गांव है पंजाब में और पाकिस्तान में। तो हम ये चाहते थे कि जो लोग इन विलेजेस से तल्लक रखते हैं उनसे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लिविंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जिंदा किताबें हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके पास जो खजाना है उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें इस खजाने से मुस्तफीद होती रहें। तो डोमिनिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हाँ जी, तो शुरू करते हैं कि कैसे ये सारा फातिमापुर और आप और ये किस तरह ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? हरिसा, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो गांव फातिमापुर है, जिसका जो ऑफिशियल नाम है चक 74 3R, जी, ये उस वक्त ये तहसील लियाकत पर होती थी पहले, लेकिन बाद में इसको तहसील खानपुर में शिफ्ट कर दिया गया। जी, और ये एक क्रिश्चियन विलेज के तौर पर एक अमेरिकन एसोसिएट रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च आदमी थे जिनका नाम था प्रेस्ली, जी, और ये इनकी बेस थी साहिवाल में। जी, तो वहां से ये लोग, इन्होंने ये जो गांव था ये हासिल किया क्रिश्चियंस के लिए प्योरली। अच्छा, लेकिन क्योंकि जब जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी तादाद इतनी नहीं थी, तो फिर कुछ बीच में से जमीनें मुसलमानों को भी दे दी गई। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे जो लोग थे वो क्रिश्चियन ही थे। अच्छा जी, और हर फैमिली को 12.5 एकड़, 12.5 एकड़ का एक मुरब्बा दिया गया। जी, तो ये उसी स्कीम के तहत था जिसे आबादकारी स्कीम कहते हैं, तो जिसमें लोगों ने आके यहाँ काम शुरू किया। जी, तो फिर ये ऑल्दो जैसे मैंने बताया कि 1949 में ये अलॉट हुआ, लेकिन आबादी इसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़, लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल एक रेगिस्तान में था। जी, बल्कि एक शख्स से जब मैं बात पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि एक दफा हम रात को आए थे, तो हम गांव से गुजर के अगले गांव में चले गए, और क्योंकि इतना अंधेरा था हमें पता नहीं चला कि हमारा गांव गुजर गया है। तो ये इतने बड़े बड़े वहां पे सैंड डून्स होते थे, यहाँ पे ये गांव था। जी, लेकिन इसकी अगर आप सही तारीख शुरू करें तो ये 1956 में शुरू हुई, जब डोमिनिकन मिशनरी मुल्तान डायसिस से जब उन्होंने यहाँ पे अपना मिशन शुरू किया। और आपको पता है कि कैथोलिक चर्च में जब भी मिशन शुरू करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं कि वो चर्च खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, ये 3, और साथ फिर डेवलपमेंट का काम जो है, तरक्की का दूसरा काम। तो उसमें ये इनका जो हेड ऑफिस था वो बहावलपुर में ही था, लेकिन वहां से यहाँ पे जो प्रीस्ट थे वो बहावलपुर से यहाँ आते थे। अच्छा, तो हम एक क्लैरिटी चाहिए मुझे कि ये गांव तो प्रेस्बिटेरियंस ने शुरू किया, तो प्रेस्बिटेरियंस ने हाँ कोई जी, काम यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं किया? नहीं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उन्होंने ये जो मिस्टर प्रेस्ली थे, अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन, उन्होंने ये गांव लेके दिया। बल्कि इंटरेस्टिंग की बात है कि जो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे थे सारे प्रोटेस्टेंट थे। अच्छा, लेकिन जब ये 1956 में इन्होंने ये मिशन शुरू किया, तो मेरे वालिद साहब मास्टर जैकब मुगल और मेरी वालदा फरमाना बेगम उनके साथ आए 56 में। तो ये पहले लोग थे, और मेरे अब्बा जी हमेशा बताते थे कि वहां पे एक ही कैथोलिक फैमिली थी, बाकी सारे प्रेस्बिटेरियन चर्च से उनका तल्लक था, जो साहिवाल में बेस करते थे। तो उनके काम से फिर ये सारे का सारा गांव, पूरे का पूरा गांव
ये कैथलिक हो गया। अच्छा, हाँ जी। और क्योंकि उन्होंने स्कूल खोला और स्कूल की वजह से बहुत सारे बच्चे वहां पे आए। उसके अलावा और भी हॉस्पिटल भी था, डिस्पेंसरी थी, पूरा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी थी और डेवलपमेंट का काम था। और सबसे बढ़ के जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि तब मेरे वाले साहब बताते हैं कि इन्होंने एक कोऑपरेटिव शुरू की, हम्म, जो एक आम लोगों की मदद के साथ एक कोऑपरेटिव शुरू किया और बड़ा सक्सेसफुल वो प्रोग्राम था। बल्कि एक बड़ी इंतहाई अहम बात वो बताते हैं कि जमीन इतनी प्यासी थी, बंजर थी, कि वो उसमें जो बीज काश्त करते थे वो बीज भी नहीं उगता था। इसलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फिर वो कोऑपरेटिव शुरू किया, ताकि लोग जब उनकी फसल होती थी तो वहां अपनी गंदम वहां पे डिपॉजिट करते थे अच्छा, और फिर जब टाइम आता था काश्त का तो फिर वहां से लेते थे। अच्छा, 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 तो एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो बच्चे थे, ये प्राइमरी स्कूल था और जी, प्राइमरी स्कूल के बाद फिर बहावलपुर में और या मियाँ चन्नू 33 में, वहां पे फिर आगे हाई स्कूल के लिए जाते थे। हम्म। तो 1956 में डोमिनिकन्स ने इस गांव में अपने हाँ काम जी, का आगाज किया। काम शुरू किया और इस स्कूल से शुरू किया। वो खुद वहां पे रेजिडेंट नहीं थे, उनकी तरफ से जो रेजिडेंट नुमाइंदे थे वो मेरे वाले साहब और मेरी वालदा ही थे। अच्छा, हाँ तो ये फिर ये जो पैरिश हाउस है ये कब फिर शुरू हुआ? ये जी, हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने अ, तकरीबन 3 साल बाद, इसके 3 साल उनके आमद के, तो 3 साल बाद क्या होंगे, 59 में हम्म, इन्होंने टेम्पररी एक हाउस वहां पे बनाया। अच्छा, लेकिन जो अभी जो वहां पे पैरिश हाउस है और चर्च है, ये तकरीबन 1960 के बाद यहाँ पे ये हुए। अच्छा, उससे पहले टेम्पररी इन्होंने स्कूल भी बनाया और टेम्पररी एक समझ लो कि एक रिहायशगाह बनाई, यहाँ पे वो रहते थे। हम्म, लेकिन अब अगर आप जो वहाँ पे देखते हैं, जो सारा स्ट्रक्चर है, ये 60s के बाद वहाँ पे बना। अच्छा, और उसमें बनाने में ब्रदर टीए साहब थे, ब्रदर टीए ने ये सारी अंडरटेकिंग की और अच्छा, एक फादर जॉर्ज वेस्ट वाटर थे। तो जी, ये इनके फिर दोनों ने मिलकर ये सारे गांव के घर भी बनाए और सारा चर्च भी और स्कूल भी बनाया। अच्छा। तो जो पहले फिर जो प्रीस्ट जिन्होंने ये डेवलपमेंट वो फादर जॉर्ज वेस्ट वाटर थे। मेन मेन वो थे। लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये डोमिनिकन्स के मुख्तलिफ प्रीस्ट गाहे बगाए आते रहते थे, जी, तो यहाँ पे फादर तिमथी ने बहुत काम किया, फिर फादर हाइसेंट भी वहाँ रहे, हम्म, फादर टेरेंस भी वहाँ रहे, फिर उसके बाद फादर मार्टिन। फादर मार्टिन। फिर लेकिन जो ज्यादा अरसा यहाँ पे जो खिदमत की वो फादर जेम्स नटॉल, फादर जेम्स नटॉल हम्म, डोमिनिकन प्रीस्ट थे। एक लंबा अरसा हम्म, फातिमापुर में यहाँ पे रहे और उन्होंने खास तौर पर उनको फादर जेम्स की जो मिनिस्ट्री थी वो बीमार लोगों के साथ थी। हम्म, और शायद आपको पता हो कि ये जो फातिमापुर का इलाका है, ये रेगिस्तान का, चौलिस्तान का इलाका है। जी, तो यहाँ पे एक जो ट्यूबरक्लोसिस थी, जिसे हम टीबी कहते हैं, जी, ये एक आम बीमारी थी। तो काफी लोग इस गांव के भी इसमें मुब्तला थे। तो अच्छा, फादर जेम्स ने अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ की और इस तरह के जो लोग थे। और जब फादर जेम्स वहां आए, खुशकिस्मती की बात यह थी कि इसका इलाज दरियाफ्त हो चुका था। उससे अच्छा, पहले इसको बड़ी बीमारी कहते थे जिसका इलाज नहीं था। हम्म, लेकिन फादर जेम्स ने फिर, क्योंकि जब इलाज आ गया तो बहुत से लोगों को इसमें से बाहर निकाला। अच्छा, अच्छा। ये बीमारों की हाँ जी, मिनिस्ट्री तो बड़ी अहम मिनिस्ट्री है। बहुत अहम मिनिस्ट्री थी यहाँ। तो फिर एक और बड़ी अहम शख्सियत थे यहाँ पे, उनका नाम था ब्रदर रिचर्ड लॉन्ग। अच्छा, ब्रदर रिचर्ड लॉन्ग जो थे, ये डोमिनिकन ब्रदर थे और वो, उनकी बैकग्राउंड जो थी वो एग्रीकल्चर में थी। वो असल में असिस्टेंट वेटरनरियन थे, उनको काफी तजर्बा था हम्म, वेटनरी साइंसेस में। तो वो अच्छा, गांव में जो जानवरों के साथ उनकी काफी वाबस्तगी थी और उनका इलाज वगैरह करते थे। और जो दूसरा उनका काम था वो बॉय स्काउट चलाते थे, जो स्काउट्स नहीं होते, जी, जी, वो उसके उन्होंने, और बहुत सारे तकरीबन जितने भी लड़के जो स्कूल में पढ़ते थे, खसूसन ये लड़कों के लिए ही था, तो हम्म, बॉय स्काउट की उन्होंने तंजीम शुरू की। और वो मेरे ख्याल में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम थी। हर संडे को हम्म, चर्च आफ्टरनून में
वहाँ पे उनकी एक मीटिंग होती थी स्काउट्स की, और जहाँ पे वो मुख्तलिफ तरीके से उनको लीडरशिप स्किल्स सिखाया करते थे। रिचर्ड लॉन्ग, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत जल्दी वो अपनी तकरीबन आई थिंक इवन 30 साल से पहले ही वो, उनको कहते हैं कि किस तरह का कोई कैंसर हुआ तो वहीं फौत हो गए। मतलब फौत तो अमेरिका में हुए, लेकिन ये कैंसर उन्हें फातिमापुर में ही हुआ। अच्छा, फिर और वो अपनी जवानी में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। ओह अच्छा। उनका काम बहुत नुमाया है। बाकी मेरे वालिद साहब वहाँ पे 56 से लेके 1988 तक वो हेड मास्टर रहे फातिमापुर प्राइमरी स्कूल के, और मेरी वालदा साहबा भी उसी स्कूल में टीचर रही उनके साथ। और उसके अलावा भी और भी टीचर ज़्यादातर पंजाब के दूसरे इलाकों से आते थे, तो काफ़ी वहाँ सिलसिला रहा। और 20-25 सालों में उस गांव से काफ़ी मर्दो हजरात ने आला तालीम हासिल की, और मुख्तलिफ जगहों पे अब वो रह रहे हैं। बहुत सारे लोग तो, जैसे आपको पता है हमारे गांव की हिस्ट्री है कि जब लोग फिर तालीम हासिल कर लेते हैं तो फिर वो गांव के लिए नहीं रहते। हाँ जी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा एक भतीजा है सरफराज विलियम जी। उसने बीएससी की है डबल मैथ्स के साथ, लेकिन वो एक ऐसी मिसाल है कि वो अभी भी गांव में रहता है। वहां पे वो ज़राअत का काम करता है। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ भी काम करता है, लेकिन वो ज़राअत का काम भी करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन पहले जो पंजाबी फादर थे वहां पे, जी, वो 1973 में वो फादर अहमद सईद साहब थे, वो आए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर कुछ अरसा के लिए फादर जोसेफ सादिक वो फिर छोड़ गए थे, वो भी कुछ अरसा वहां रहे। अच्छा। तो इस तरीके से वहाँ ये सिलसिला चलता रहा। तो 1960 के बाद तो डायसिस, मुल्तान डायसिस तो डिवाइड हो गई थी, तो जी फैसलाबाद डायसिस उसमें से निकली। हाँ जी। तो फिर बिशप लुइस शैरर मुल्तान डायसिस के बिशप बने, और बिशप चैलियो वो तो फैसलाबाद के पहले बिशप हाँ बने, जी, वो वहां जी, पर चले गए थे। हाँ तो 60 के बाद फिर वहां पर जो 60 से 70 तक जो उस दौरान उस कुछ याद है आपको कि उस दौरान क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या डायसिस, जब नई डायसिस, ये डायसिस पुरानी डायसिस को छोड़कर डोमिनिकन्स इटालियंस तो वहां चले गए, यहाँ पर अमेरिकन्स ने फिर इस पर यहाँ पर क्या फोकस किया? हाँ। देखिए, अमेरिकन का जो फोकस था, और ये बड़ी अहम बात है कि अमेरिकन्स ने पहले तो प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत जोर दिया, और उन्होंने पूरी डायसिस में, और फातिमापुर में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ खास तौर पे कि उनका जो एक डायसिसन स्ट्रक्चर होता था प्राइमरी एजुकेशन में, वो सारे डायसिस के एग्जाम्स लेते थे, और जो उनमें से टॉप लोग होते थे उनको वो लासाल मुल्तान में भेजते थे, और फिर उससे बाद मियाँ चंदू में, बहावलपुर में हॉस्टल था, लइये में 270 चक में, वहां भेजते थे। और यही फोकस। और अगर आप नोट करें 70s के बाद ऑनवर्ड्स के जितने भी मुल्तान डायसिस में लीडरशिप आई है, वो इसी प्रोग्राम, किसी एजुकेशनल प्रोग्राम के मरहून मिन्नत थी। और अक्सर हमारी जब वो उनके पाइनियर जो प्रीस्ट आए थे, वो सारे बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और सारे इल्म से उनका, तालीम से उनका था। और जी। सिर्फ प्रीस्ट नहीं, नन्स भी, डोमिनिकन नन्स भी बहावलपुर में, मुल्तान में, और फिर 270 लिया में, और फिर और भी जो दूसरे उनके इलाके थे यहाँ, वहाँ पे भी, मियाँ चंदू में भी। जी। ये सारे इनका फोकस था कि अगर हमने लोगों को इस सिचुएशन से निकालना है तो इनको बुनियादी एजुकेशन दें। तो पूरी डायसिस में इन्होंने बहुत अच्छे प्राइमरी स्कूल खोले। फातिमापुर एक था, रहीम यार खान ने, वहाँ मास्टर मार्कस साहब होते थे। फिर बहादुरपुर तो था, फिर उसके बाद हासलपुर में इनका स्कूल था, फिर 270 में इनका स्कूल था, मियाँ चंदू। तो उन्होंने जहां जहां पे इनके तकरीबन उस दौर में शुरू में इनके पास 10 पैरिशेस थे, जी। 10 के 10 पैरिशेस में उन्होंने बुनियादी अच्छे, और फिर ये चुन चुन के लाए हैं टीचर्स। ये सिर्फ क्योंकि इस डायसिस में तो तालीम थी नहीं, तो फिर जी। उन्होंने जो इनका था लिंक फैसलाबाद से, तो अगर आप नोट करें इन सारे स्कूलों में ज्यादातर जो टीचर
आए पढ़ाने के लिए, वो फैसलाबाद से आए। जी। और उसमें बिशप पॉल जो थे फैसलाबाद डायसिस में, क्योंकि वो वहाँ तालीम के इंचार्ज थे, एजुकेशन के इंचार्ज बिशप पॉल अंद्रियोती थे। हम्म। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि उन्हें बिशप पॉल अंद्रियोती ने फातिमापुर भेजा था कि आप वहाँ पे जाके स्कूल शुरू करें। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो उस हवाले से वो आए। लेकिन इनका सारा फोकस जहाँ जहाँ भी ये थे इनके पैरिशेस, प्राइमरी स्कूल और हॉस्टल्स, फिर वहाँ पे हॉस्टल्स इन्होंने बनाए। जैसे रहीम यार खां का हॉस्टल बहुत आम था, बड़े स्टूडेंट्स वहाँ, क्योंकि वो समझते थे कि घरों में ऐसा माहौल नहीं था यहाँ बच्चे पढ़े। हम्म। इन्होंने फिर हॉस्टल्स पे फोकस किया, वहाँ पे दीनी भी और दुनियावी दोनों, मजहबी तालीम भी और सेकुलर एजुकेशन भी। और बहुत अच्छे दूर दूर से ढूंढ ढांड के वो लाहौर से, बल्कि हमारे फातिमापुर में 2 टीचर्स थी, वो लाहौर से थी। हमारी एक टीचर, उनका नाम था आइलिन रोज, बहुत काबिल टीचर थी। मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। बहुत मेहनत से वो पढ़ाते थे। एक हमारी टीचर, उनका नाम था मार्गरेट। अच्छा। वो भी पहले तो वो कहीं इधर खुशबू वगैरह में थी, लेकिन उसके बाद वो फिर लरेतो में चले गए, फिर वहां से। तो इस तरीके से जहां जहां से उन्हें टीचर मिलते थे उनको ला के, इसलिए जहां उन्होंने स्कूल शुरू किया वो साथ टीचर्स के लिए घर भी बनाते थे ताकि जी। अकोमोडेशन का मसला ना हो। हम्म। इसलिए वो बहुत सारे काबिल टीचरों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए कि एजुकेशन को आगे लेके चले। हम्म। तो जो फातिमापुर का जो स्कूल है उसका नाम क्या था? उसको वैसे तो कहते थे मिशन प्राइमरी स्कूल फातिमापुर, अच्छा। मिशन प्राइमरी स्कूल, मिशन प्राइमरी उसका स्कूल। नाम ये था। हाँ, अच्छा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि हाँ, आवर लेडी और फातिमा के नाम पे ये बना था, जी। लेकिन सम हो, क्योंकि मेरे ख्याल में जो थी कि ये स्कूल को गवर्नमेंट में उन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ था, अच्छा। तो सम हो अनदर वो फातिमापुर को एक्सेप्ट नहीं करते थे इस नाम को। अच्छा। तो वो यही कहते थे मिशन प्राइमरी स्कूल, चक नंबर 74, 3R, फिर ये यार। इसका नाम। हाँ जी, क्योंकि मैंने 5वीं जमात वहीं से पास की है, फातिमापुर से ही। जी। बल्कि मेरे सारे मेरे बहन ने भी और मेरे 2 भाइयों ने भी वहीं से प्राइमरी स्कूल की। और हम सारे अपने अब्बा से और अपनी अम्मा से पढ़ते रहे। अच्छा। आपके अलावा वहां पर और कौन कौन से लोग हैं जो कामयाब हुए और उस गांव? बड़े वही वहां से बड़े बड़े कामयाब लोग हैं फातिमापुर से। जो मेरे ज़हन में सबसे पहले आता है वो आते हैं, अगर सेकुलर हवाले से देखें तो अभी इस वक्त मेरे ज़हन में आ जाएंगे, लेकिन काफी सारे नाम हैं जो फातिमापुर में। यूनुस खुशी इस पैरिश से था, इस गांव से नहीं। हाँ, नहीं, यूनुस खुशी तो वहां से थे, लियाकतपुर से, इस लियाकतपुर से। पैरिश से। हाँ, और उनके भाई भी, आमी भी वहां से थे। लेकिन मेरे छोटे भाई अमरोज, शाहिद अमरोज मुगल, वो भी प्रिंसिपल हैं सेंट एंथनीज हाई स्कूल में। जी। वो मेरे बड़े भाई नसीम मुगल, वो भी रहे प्रिंसिपल रावलपिंडी में। हम्म। फिर उसके बाद बशीर याकूब थे, बशीर याकूब, हाँ वो जी। भी इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। 2 प्रीस्ट भी थे, एक फादर अनायत, फादर फादर अनायत, हाँ जी, अनायत गिल। गिल, हाँ जी। वो और है एक फादर, क्या उनका नाम था, दर्शन, फादर फादर दर्शन। दर्शन थे, हाँ जी। अभी फादर नदीम पतरस है। हाँ जी, फादर नदीम पतरस भी हैं। फिर बहुत सारी नन्स में खवातीन हैं। हम्म। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाँ कामयाब थी वो नर्सिस में। बहुत सारे हमारे गांव की लड़कियां नर्सिस बनी, अच्छा। जिसे हम कहते हैं, जो जिस जिन्हें क्या, कौन सी नर्स कहते हैं, सिविल नर्स। सिविल जो सिविल नर्स थी, हाँ, बहुत सारी हमारे गांव से उन्होंने ये किया। फिर एग्रीकल्चर में काफी लोग हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की। उसके अलावा और शोबों में भी। अच्छा, कुछ ये भी था कि कुछ लोग वहां पढ़ते थे, लेकिन फिर वहां से चले गए, दूसरी जगहों पे मूव ऑन कर गए। जी। प्राइमरी तालीम उन्होंने वहीं से हासिल की। हम्म। इस तरह के भी काफी केसेस हैं।
अच्छा, इनका जो पास्टरल वर्क का जो तरीकाकार था उस ज़माने में फादर्स का, आपने अब जब आप छोटे थे, तो आपने इनका पास्टरल जो स्टाइल था काम करने का, वो कैसा था डोमिनिकन्स अच्छा, का? इनका ये जिसे वो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल, हुँ, मैं अक्सर एक बात बताता हूँ, इट्स वेरी बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग, जे कि हमारा घर जो था ना, अगर मैं समझा सकूं कि अगर राइट हैंड पे हमारा घर है ना, जी। तो तकरीबन 500 गज के फासले पे साथ, और वहां पे घर दूर दूर थे, जुड़े जुड़े घर नहीं थे, दूर दूर घर थे। बिल्कुल। हुँ, तकरीबन एक घर से दूसरा घर तकरीबन 500 600 फुट के दूर होता था। हुँ, तो हमारे नेक्स्ट डोर जो थे वो ये प्रीस्ट रहते थे। जी। तो ये पढ़ते, इनको पढ़ने का बड़ा शौक होता था। हुँ, तो शाम को ये अपने, इनके पास वो रॉकिंग चेयर होती थी, वो निकाल देते थे, उसमें किताब लेके पढ़ते थे। हुँ, तो हम भी जब वो निकलते थे, हम भी निकाल, इनको देखा देखी अपनी किताबें निकाल के ले आते थे। हुँ, तो फिर हम भी पढ़ना शुरू हो जाते थे। अच्छा। लेकिन ये पर्सनल लोगों के साथ बहुत इस तरीके से थे कि उनकी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते थे। हुँ, जब गांव शुरू हुआ, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल बंजर जमीन थी, तो सारा जो था कहना चाहिए, जो बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी की, जिसमें गंदम, घी, दूध, इस तरह की दालें, सारी चीज़ें यही फ्राहम करते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो और फिर ये था कि बाकायदा इनका जो नमाज पे बहुत जोर देते थे, रिलीजियस लाइफ। सुबह हुँ, भी, सुबह पाकमास होती थी और शाम को रोजरी, ये बाकायदा होती थी। और ये हुँ, कोशिश करते थे कि स्कूल के सारे बच्चे उसमें शिरकत करें। हुँ, लेकिन इनकी ज्यादा अप्रोच पर्सनल थी हुँ, लोगों के साथ। और ख़ास तौर पे जब ये किसी को मुसीबत में देखते थे, बीमारी में देखते थे, तो फ़ौरन कोशिश करते थे कि उनको हॉस्पिटल लाएँ। और प्रिवेंशन पे बहुत ज़ोर देते थे। हुँ, बल्कि वहाँ फ़ादर लूक की बड़ी ख़िदमत है, फ़ादर लूक का आपने नाम सुना होगा। जी, फ़ादर लूक जो थे, वो बेस करते थे वहाँ पे बहावलपुर में, जी, लेकिन वो दौरा करते थे कम से कम साल में 3 दफ़ा। अच्छा। तो फिर आके सब लोगों को चेक करते थे। और वहाँ फादर लूक की एक बड़ी अहम बात होती थी, वो हमेशा कहते थे, खाना कम, फ्रूट ज्यादा, अच्छा। वो हमेशा। और वो जोर देते थे कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी सेहत अच्छी होगी, तो हमारा ज़हन अच्छा होगा। हुँ, हुँ, तो पास्टल हवाले से इसे अगर आप कहना चाहें, तो इनकी एक कंप्रीहेंसिव अप्रोच थी, हुँ, टोटल अप्रोच थी। सिर्फ एक चीज का ख्याल नहीं करते थे, मतलब सिर्फ रूह का ख्याल नहीं करते थे, हुँ, जिस्म का भी, जिस्म दोनों चीजों का ख्याल। हुँ। तो एक कंप्रीहेंसिव अप्रोच थी, पास्टल अप्रोच थी इनकी। तो क्योंकि ये गाँव तो बुनियादी तौर पर इसकी जो सारी बेस थी वो ज़राअत पर थी। तो ज़राअत के लिए इनका क्या फ़ोकस था? लोगों की मदद करते, क्योंकि ज़मीनों को आबाद करना कोई आसान काम तो नहीं था उस वक़्त, गरीब बंदा बहुत तो मुश्किल था। और मेरा ख्याल है कि पहली बात तो यही थी कि ये जो बेसिक सप्लाई थी, मेरा ख्याल है पहले 15-20 साल तक मेरे वाले साहब बताते थे कि अगर ये जो रिलीफ को कहते थे, अगर ये रिलीफ ना आता तो ये हुँ, लोग छोड़ के भाग जाते। बल्कि काफी लोग छोड़ के भाग भी गए थे, जी, लेकिन क्योंकि मतलब जंगल में था। और बहुत मतलब वहां पे चोर डाकू जब मर्जी आके लूट के लेके लेके जाते थे, इस तरह का सिलसिला था। हुँ, तो होता क्या था कि फिर इन्होंने ये कोशिश की कि इनको सस्टेन करें। हुँ, तो ब्रदर रिचर्ड का जैसे मैंने नाम बताया, वो काफी अरसा शुरू से लेके हुँ, काफी प्रीस्ट बदलते रहते हैं ना, कि ब्रदर रिचर्ड मुझे याद है कि कम से कम 10 साल से ज्यादा अरसा वहां पे रहे। अच्छा, तो वो इनके जानवरों का बड़ा ख्याल रखते थे, इनको मोटिवेट करते थे कि किस तरह से मवेशी पालने हैं, हुँ, और अगर बीमार हो जाते तो उनका इलाज करते हैं। और हुँ, ये फिर जो मैंने कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट बनाया बताया, ये बड़ा कामयाब था कि इनके पास ये अच्छे बीज इनको लेके देते थे, ताकि। और फिर सबसे जो बड़ी बात और जो सबसे अहम बात है कि पानी का बहुत बड़ा मसला था। हुँ, और मेरे वाले साहब कहते हैं कि सबसे पहले जो उन्होंने, जो डोमिनिकन फादर जो पहला काम किया था, वो मोगा लगवा के दिया था। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इनके पास मोगा नहीं था, पानी बहुत दूर से आता था। हुँ, तो वो मोगे की वजह से फिर यहाँ पे फसलें होना शुरू हुई। अच्छा, और अच्छा, वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मंजूर करवाया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उनकी अचीवमेंट थे कि पानी ताकि फसलों तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने खुद जाती कोशिश की। ये जो हुँ, फादर जॉर्ज वेस्ट वाटर थे,
इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके तो वहाँ पे मोगा लगवाया पहला। वरना ये इस हवाले से ये था कि ज़ाहिर है अगर पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद फिर लोगों की फसलें वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई, अच्छी ज़मीन थी। बिल्कुल पहले बैरन, उससे पहले इसमें कोई काश्त नहीं हुई थी। हम्म। तो तकरीबन कहते हैं कि 15-20 साल के बाद फिर यहाँ पे अच्छी फसलें होना शुरू हुई। और आज तो अगर आप जाएँ फातिमापुर में तो बहुत अच्छी ज़मीनें हैं लोगों की। इनके इनके साथ जो नन्स थी वो वहां पर कॉन्वेंट था या कभी हाँ जी, कभार? बिल्कुल वहाँ पे कॉन्वेंट था और अमेरिकन नन्स होती थी। बड़े सालों तक जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ, मतलब इनकी ट्रांसफ़र काफ़ी जल्दी हो जाती थी, लेकिन जो मुझे याद है एक सिस्टर थी, उनका नाम था कैथरीन रेमंड, वो वहाँ पे थी। फिर एक सिस्टर वो एडवन, वो डिस्पेंसरी में थी, उनका नाम, उनको सिस्टर एडवन कहते थे अच्छा। वो। हाँ जी, तो हमेशा ये 2 सिस्टर्स होती थी हमेशा ही। तो फिर उसके बाद फिर एक सिस्टर सुजान कुछ देर के लिए वहाँ पे आ गई। हम्म। फिर फिर इसके बाद फिर गुड शेपर्ड नन्स वहाँ पे आई हैं फातिमापुर में काफ़ी अरसा। वो गुड शेपर्ड नन जब अमेरिकन चले गए, ये जी। जो अमेरिकन ने मेरे ख्याल में फादर जे नहीं, जब या लेट मी से 74 में एक दफ़ा इन्होंने ना ये पैरिश डायसिस के हवाले कर दिया था। जब फादर रेमंड सईद आए हैं जी। 73 में, तो हाँ। डोमिनिकन्स ने ये पैरिश बिशप साहब के हवाले कर दिया अच्छा। था। हाँ, तो ये वहाँ से चले गए थे। अच्छा। लेकिन फिर क्योंकि जब ये नहीं चल सका तो फिर दोबारा फिर फादर जेम्स को दोबारा वहां भेजा उन्होंने। अच्छा। अच्छा। अच्छा, हाँ, फादर रेमंड। लेकिन नन्स रेगुलरली वहां पे नन्स रही हैं। तो ये 3 का तो नाम मुझे याद है, सिस्टर कैथरीन, सिस्टर एडविन और सिस्टर सुजैन। ये वहां पे रही, और एक सिस्टर मार्गरेट रोज भी। अच्छा। जी, तो फादर रेमंड कितनी कितनी देर तक पैरिश प्रीस्ट रहे वहां तकरीबन? मेरा ख्याल है फादर रेमंड वहां पे कोई 3 या 4 साल तक रहे। 3-4 साल। अच्छा, इसके हाँ बाद जी, फिर फादर जेम्स आ गए। उसके बाद फिर फादर जेम्स। हाँ, बल्कि हाँ, एक मैं भूल गया कि और भी थोड़े अरसे के लिए फादर आए थे, उनका नाम था फादर मार्टिन। फादर मार्टिन। हाँ जी, फादर मार्टिन बेसिकली प्रोफेसर थे, जी। फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। जी। वो कोई 2 साल के लिए वो भी फातिमापुर में रहे। जी। तो जी। वो लेकिन वो ज्यादा शहरी बाबू किस्म के लोग थे, लेकिन गांव में फिर भी उन्होंने 2 साल निकाल दिए, हाँ। क्योंकि उनका ज्यादा तलक सेमिनरी से था, पढ़ाने के साथ था। अच्छा। लेकिन ये दूसरे फादर भी, जैसे फादर हाइसेंट पुट्स थे, तो वो बहुत काबिल आदमी थे। ये सारे बड़े पढ़े लिखे, फादर टेरेंस भी और फादर तिमोथी भी, ये ज्यादातर ये वहां पे रहे। और एक और उधर बड़ी पॉस्टलेट थी इनकी मारवाड़ीज के साथ भी हाँ जो जी, थे। हाँ, ये थोड़ी लेट शुरू हुई है। ये जब दोबारा फादर जेम्स आए हैं, जी। तो फिर फादर जेम्स, वो सारा इलाका जो था वो मारवाड़ीज का था। तो हम्म। फादर जेम्स ने फिर उनके साथ काम शुरू किया। तो वहां पे जाते तो कुछ लोग वहां जो मारवाड़ी थे वो भी क्रिश्चियन हुए, हम्म। तो फिर उनके साथ। लेकिन क्योंकि उनका जो कल्चर था वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो मोबाइल लोग थे, जी। कबायली लोग थे, तो हम्म। मूव करते रहते थे, जिस तरीके से उनका काम था। लेकिन यस, ये फिर ये लेटर ऑन 70s के बाद, नहीं बल्कि 80s में, ये ज्यादातर 80s में मारवाड़ीज का मिशन जो है ना, हम्म। क्योंकि ये फादर तिमथी ने रहीम यार खां में शुरू किया था। हम्म। और फातिमापुर और रहीम यार खां का काफी ताल्लुक था, गहरा ताल्लुक था। क्योंकि ये एक्सचेंज भी करते थे। हम जब स्टूडेंट होते थे, कभी हम रहीम यार खां जाके हम्म। एग्जाम्स देते थे, कभी हम्म। रहीम यार खां वाले आके फातिमापुर में देते थे। तो ये अच्छा। भी एक बड़ा यूनिक तरीका था कि तो आपके जो हराइजन को ब्रॉड करने के लिए, हम्म। मतलब अपनी उस गेटो में से निकल के दूसरी जगहों पे जाने के लिए। तो ये, हाँ, और एक उनका और पास्टलेट का और बड़ा अच्छा था, वो पिकनिक्स बहुत करवाते थे। अच्छा। दैट हाँ जी, स्कूल के बच्चों को हमेशा पिकनिक्स पे लेके जाते थे, ताकि कि सिर्फ वो एजुकेशन नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो थी हम्म। उनको भी वो उतनी अहमियत देते थे कि हम्म। ये भी बहुत लाजमी है। और एक और बात, लाइब्रेरी। हम्म। हमारा गांव छोटा था, छोटा स्कूल था, लेकिन उसमें लाइब्रेरी बड़ी, बहुत अच्छा। प्यारी लाइब्रेरी थी। हम्म। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, उस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी वो मैंने सारी पढ़ी हुई थी। अच्छा, वाह। हाँ जी। लेकिन उसके बाद उससे मुझसे जी से मुझे पढ़ने का शौक हुआ, और बकायदा हमारा एक लाइब्रेरी का पीरियड होता था हफ्ते में, सैटरडे को।
तो हम वो किताबें लेके पढ़ते थे। अच्छा। तो चलो बच्चों की तो मैं समझता हूँ कि सोशलाइजेशन का वो करते थे और बच्चों के इंटरेक्शन, जी। लेकिन जो गांव के लोग थे, बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे, उनको वो कैसे एंटरटेन करते थे? अच्छा, ये भी बड़े बहुत इंटरेस्टिंग, और इसमें जो ब्रदर रिचर्ड लॉन्ग थे, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी। एक तो फातिमापुर में 13 अक्टूबर को, हर साल 13 अक्टूबर को माँ मरियम का मेला होता था, अच्छा। और जिसमें मुख्तलिफ तरीके के खेल होते थे। उसमें कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी, नेजाबाजी होती थी, हम्म। फिर ये कुत्तों की दौड़ होती थी। जितने भी हमारे पंजाबी कल्चर के वो लोग थे, जो मतलब गांव में होते थे, वो सारे करवाते थे। फिर यही चीजें क्रिसमस पे और ईस्टर पे भी, सारी चीजें। और फिर दोनों क्रिसमस ईस्टर पे ड्रामा जरूर होता था। हम्म। ये जिसमें कुछ मसीह ड्रामे भी होते थे, लेकिन साथ साथ सोशल ड्रामे भी होते थे। हम्म। तो इस तरीके से वो लोगों को किसी ना किसी हवाले से, जो मेलों मेलों का कॉन्सेप्ट है, ये बड़े शौक से मनाते थे, और ज्यादातर यही देगे पका के लोगों को खिलाया करते थे। तो अच्छा। बड़ी बड़ी रौनक होती थी। फिर हम्म। कभी ये, फिर स्काउट्स के हवाले से जो था, इसको भी मुख्तलिफ जगह पे लेके जाते थे, एक्सचेंज करते थे। हम्म। खवातीन के भी ग्रुप थे, लीजन ऑफ मेरी एक ग्रुप था वहाँ खवातीन का। अच्छा। अच्छा। और फिर खवातीन के लिए भी मतलब अलहदा ग्रुप्स बनाते थे, जिसको ज्यादातर नन्स चलाती थी। हम्म। तो इस तरह के वो भी उनकी एक्टिविटीज थी। फिर वहां पे एक सिलाई स्कूल भी था। सिलाई स्कूल अच्छा। उन लड़कियों के लिए था जो 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। तो ये हम्म। भी एक रेगुलर, बड़े सालों तक ये उनका सिलाई स्कूल रेगुलर चलता रहा। अच्छा, वहां पर पानी का तो बहुत मसला था, पानी कड़वा था वहां पे। ये अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये बहुत अहम बात है कि फातिमापुर के हवाले से बताई जाए। फातिमापुर का जो पानी, जिसे कहते हैं ब्रैकिश पानी, हम्म। जमीन का नहीं ठीक था। जी। तो डोमिनिकन प्रीस्ट ने, खासतौर पर ये फादर जॉर्ज ने, इन्होंने एक बहुत एक तालाब उसे कहते हैं वो बनवाया। हम्म। लेकिन फिर तालाब में से इन्होंने, जो उस जमाने में मोस्ट मॉडर्न सिस्टम था फिल्टराइजेशन का, जी। पानी एक जगह इकट्ठा कर उनको फिल्टर करके फिर एक हौदी में करते थे। फिर उसके आगे उन्होंने नलका लगाया हुआ था, हम्म। तो वहां से लोग साफ पानी, तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था पीने का साफ पानी, क्योंकि फातिमापुर में तो पानी बहुत ही खराब था, जी। खासतौर पर जो ग्राउंड वाटर था। हम्म। तो ये इन्होंने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया, बल्कि उसके साथ इन्होंने एक ऐसी जगह भी बनाई जहां पर लोग आके अपने कपड़े धो सके, हम्म। गांव के लोग। और फिर हाइजीन के हवाले से, खासतौर पर जो नन्स थी, हाइजीन के हवाले से इस हम्म। पे बहुत जोर देती थी। अच्छा। अगर आप देखें लोगों को उस वक्त जिस तरीके से वो रहते थे, जो बुनियादी जो बेसिक सहूलतें थी नहीं थी, हम्म। तो उस हवाले से इन्होंने फिर सारे जो एक मॉडर्न तरीका था रहने का, कि कैसे एज ए फुल ह्यूमन बीइंग कैसे रहते हैं, जी। जी। तो उसके लिए उन्होंने, और ये पानी खास तौर पर ये तालाब जो उन्होंने बनाया, और ये उसको जिस तरीके से उन्होंने फिल्टराइजेशन का वो प्लांट लगाया, और बल्कि फिर उस तालाब में उन्होंने मछलियां भी छोड़ी, पानी को साफ रखने का। आपको पता, मछलियां का एक तरह का, लेकिन एक प्लांट, उससे फिर वो फिल्टर करके पानी फिर आगे लोग लेते थे पीने के लिए। हम्म। हाँ, और उसके हवाले से भी फातिमापुर में ये एक बहुत प्रॉब्लम रहा है, और वाटर बॉर्न डिजीजेज वहाँ पे काफी बहुत ज्यादा थी, वाटर बॉर्न डिजीजेस। हम्म। और इसीलिए वो जो डिस्पेंसरी उनकी थी, उस पे ऊपर सिर्फ ये मतलब यही नहीं करते, उनको एजुकेशन भी देते थे, अवेयरनेस भी देते थे हम्म। कि किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो इन इन बीमारियों को। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि वो 74 में इन्होंने डाइसिस को ये पैरिश दिया और डोमिनिकन्स चले गए। उसकी क्या वजह थी, उन्होंने क्यों पैरिश को छोड़ा? नहीं, मेरा ख्याल वो तो उनके उसका हिस्सा था, उनकी वोकेशन का हिस्सा था कि दे वर सेंट देयर टू सेट अप द लोकल चर्च। जी। तो जब लोकल चर्च ने, क्योंकि डोमिनिकन्स के जहां भी ये जाते हैं मिशनरीज को, उनका इनका ये एक तरह वोकेशन है कि दे वांट स्टे देयर, दे विल ओनली स्टे देयर एज लॉन्ग एज दे आर नीडेड। तो जब उन्होंने देखा कि अब लोकल वोकेशन आनी शुरू हो गई हैं, लोकल प्रीस्ट बनने शुरू हो गए हैं, तो वो फिर उन्होंने रिट्रीव करना शुरू किया, ताकि क्या, जैसे जॉन कहता है कि तू मैं बड़े और मैं घटूं। कटू। हाँ, तो ये फिर उस कोई मतलब ये उन्हीं के उनके शुरू से प्लान का हिस्सा था कि जब डायसिस जो है
इस लेवल पे आ जाएगी कि उनके जो लोकल वोकेशंस हैं वो आना शुरू हो जाए, दे विल मूव ऑन। तो ये वो उसी का हिस्सा था, इसलिए उन्होंने मूव ऑन किया, क्योंकि ये फादर रेवर्ड पहले हवाले से इस एरिया में फातिमापुर में जो पहला मतलब देसी जिसे हम कहते हैं यहाँ इंडिजिनस जो लोकल प्रीस्ट था वो फादर रेमंड था। उससे पहले तो सारे 56 से लेके अब तक सारे प्रीस्ट होते वो सारे अमेरिकन डोमिनिकन होते। जी जी जी। हाँ तो फादर जिम तो उधर बहुत साल रहे। जी। फादर जिम के बाद फिर कौन याद है आपको उसके बाद? मेरे ख्याल फादर जिम के बाद फादर इमानुएल अकरम आए थे। अच्छा अच्छा, फादर इमानुएल अकरम फिर उधर बहुत देर रहे वो। हाँ जी, क्योंकि मेरी शादी 1983 में हुई, तो तब फादर जिम वहां पे पैरिश प्रीस्ट थे। तो कुछ साल बाद मैं जब गया हूँ, 2-3 साल बाद, तो उस वक्त फिर फादर इमानुएल अकरम वहां पे थे। अच्छा अच्छा जी। तो अभी जब आप गए हैं पिछले सालों में गांव में, तो वहां पर आप जब जाते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या फर्क आपको नजर आता है? देखिए जी, हमारा तो कहना एक तरह का नॉस्टैल्जिया है फातिमापुर के साथ। जी। मेरी पैदाइश फातिमापुर में हुई, मैं वहीं पैदा हुआ फातिमापुर में, और मैंने अपनी जिंदगी के 24 ईयर्स वहां गुजारे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब अगर मैं यहाँ पे भी, मैं लीड्स में इंग्लैंड में हूँ, और मैंने तकरीबन दुनिया के 30 मुल्कों में रहा हूँ, कहीं कहीं पे ज़्यादा वक्त, कहीं पे थोड़ा वक्त। इंग्लैंड में मुझे पिछले 20 साल हो गए हैं। फातिमापुर तो फातिमापुर है, जैसे वो कहते हैं लाहौर लाहौर है, हम कहते हैं फातिमापुर फातिमापुर है। जी। मुझे जो फातिमापुर की जो सही बात लगती है, फातिमापुर एक ऐसा गांव था जिसमें हदें नहीं थी। जी। ओपन गांव था, घरों में दीवारें नहीं होती थी, यू कुड सी पीपल अराउंड। वो एक आजादी का जो एक तस्वर है वहां पे, वो एक, और एक सबसे बड़ा कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती थी, किस तरह की इनसिक्योरिटी कम से कम हमने फील नहीं की। बहुत सिक्योर फील हम करते थे इस गांव में। अलबत्ता ये देख के दुख हुआ है कि गांव में से बहुत सारे, जैसे हम आ गए हैं, बहुत सारे लोग गांव छोड़ के चले गए हैं। और एक तरह से जैसे हमेशा हम, सोशियोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ, कि तरक्की के इतने ही साल होते हैं, फिर उसके बाद चीजें और तरीके से हो जाती हैं। वो कहते हैं जो ऊपर जाता है फिर उसने नीचे आना ही होता है। इस वक्त जो मैं देखता हूँ फातिमापुर को, वो शायद थोड़ा अब डिप की तरफ है। एक तो ये कि बहुत सारे लोग जो वहां पे थे वो छोड़ के चले गए, लेकिन वहां इस दफा मैं पिछले साल गया था, वहां पे एक फादर यूसुफ साहब है, यूसुफ उनका नाम है, सेकंड नाम नहीं मुझे आता, यूसुफ उनका पहला नाम है। अच्छा। नहीं, रियाज 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 गोसल। रियाज गोसल, हाँ जी, रियाज गोसल, रियाज गोसल। उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, तो वो एक दफा फिर उस गांव को वो कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को, और बल्कि ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं डोमिनिकन फादर्स के हवाले से, उन्हें मैंने ये बताया कि उनकी जो डोमिनिकन फादर्स की थी, जो उनकी जो मेन थी वहां पे मिनिस्ट्री, वो प्रेजेंस थी, मिनिस्ट्री ऑफ प्रेजेंस। वो वहां रहते थे, वो कुछ करें या ना करें, दे वर ऑलवेज देयर। और मेरे ख्याल में ये उस इनकारनेशनल मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो हम कहते हैं कि फरिश छोड़ के, अर्श छोड़ के वो फरिश पे आ गया। बेशक आप कुछ भी ना करें, आप वहां हो, मौजूद हो, प्रेजेंस इज एवरीथिंग। तो वो अब इस ख्याल से हम बात कर रहे थे कि वो लोगों में दोबारा एक अवेयरनेस शुरू कर रहे हैं वहां पे। मुझे उनसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा रहा, फादर रियाज गोसल के, और पोटेंशियल है वहां पे। और मतलब जो 56 में लोगों की हालत थी, उससे तो कहीं आ गया, और मतलब तीसरी चौथी जनरेशन है, बच्चे पढ़ गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन एक लिंक जरूर है उस वहां के लोगों का, एक लिंक जरूर है। तो उस हवाले से तो यस, यकीनन वो नहीं है जहर, जिस वो मैं तालाब की बात कर रहा हूँ आपको, जो उन्होंने एक मॉडर्न क्लीन वाटर सिस्टम बनाया था, वो तो नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अब वर्ल्ड बैंक का वहां पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया है, तो अब हर घर में
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जाता है, जो गवर्नमेंट का एक मंसूबा है। तो अच्छा। इसलिए शायद अब उस तालाब की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे वर्ल्ड आगे की तरफ गई है तो चीजें बेहतरी की तरफ भी गई है। लगता है हम एजुकेशन वहाँ है। ये एक जरूर है कि उस लेवल के टीचर अब वहाँ नहीं है जैसे वहाँ पे टीचर हुआ करते थे एजुकेशन के हवाले से। वो थोड़ा मेयार नीचे गया है। नहीं, मैं सोचता हूँ कि जैसे उस गांव की बुनियाद रखी गई, सौंड जो जिसे कहते, बड़ी मजबूत बुनियाद, तो चाहिए था कि ये जो स्कूल है ये कॉलेज बन जाता, कॉलेज बनता ये स्कूल, उसको आगे लेके जाते। हाँ जी। जो डिस्पेंसरी है वो वहाँ पर वो हॉस्पिटल की शक्ल इख्तियार करती ना, वो जो इंस्टीट्यूशन इन्होंने शुरू किए थे वो आगे नहीं गए ना, बल्कि उससे पीछे अच्छा गए। उसके बाद जी मेरा जो व्यू पॉइंट है ना वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि हर तरक्की की एक हद होती है, उसके बाद उसने खत्म होना, उसका देयर इज अ टाइम। तो वो जो काम उन्होंने शुरू किए थे और वो उन्हें उसी तरह ही चला सकते थे। अब क्योंकि एक फर्क जमाना आ गया है, गो मतलब लेकिन उससे थोड़ा ही करीब एक गवर्नमेंट का हाई स्कूल है और बहुत सारे बच्चे अब वहां पढ़ते हैं। बल्कि इस साल मैं गुफ्तगू कर रहा था, काफी बच्चों ने वहां बहुत अच्छे नंबर लिए। मैं अपने जिस भतीजे की बात कर रहा हूँ उसकी बेटी ने 1100 में से 900 नंबर हासिल लिए वहीं रह के। तो उस हवाले से अब हम एक डिफरेंट स्टेज में आ गए हैं। और जब अच्छा वो जो आपने मुझे सवाल किया था कि जब वो छोड़ रहे थे तो, और ये बड़ी क्लियर बात थी, जब डोमिनिकन छोड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि हमारा इतना ही था और यही हम कर सकते थे। अब ये आप क्या है, आप इसको आगे की तरफ लेके जाओ। लेकिन डेफिनेटली कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, होनी चाहिए थी। लेकिन जो बाद में आए, जो उनके बाद आए डोमिनिकन्स के बाद, वो शायद ना वो उनके पास उतनी विजन थी और ना इतनी हिम्मत थी, और ऊपर से क्योंकि दुनिया चेंज हो गई थी तो वक्त के साथ साथ ये ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो हुआ है वो बहुत अहम हुआ है, और जिन्होंने किया ये काम तकरीबन अगर 56 से लेकर अगर हम कहें कि 80s में 80s में, हाँ जी, जो चेंज आई है, हाँ जी। तो अब ये है कि अब जो नए आए हैं इनका ये फर्ज बनता है कि उसको लेके आगे चले। लेकिन अगर हम दुनिया की तारीख देखें, जहां भी देखें, वो ऐसे ही होता है कि कुछ चीजें कुछ चीजों तक चलती हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि दुआम एक तगैयर को है जमाने में, बस चीजें तब्दील होती रहती है, नए लोग आते रहते हैं। तो ये यही फातिमापुर की कहानी भी यही है। लेकिन खुशी की जो बात यह है कि फातिमापुर अभी भी वहां है, हम जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, और बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे वाले साहब एक बात बताया करते थे कि जब वो गए थे, बल्कि मेरी वालदा खास बताती थी कि गांव में वो 2 ही पढ़े लिखे लोग थे और लोग आया करते थे खत लिखवा, जब उन्होंने कहीं खत भिजवाना होता था उनसे खत लिखवाया करते थे। लेकिन उनके जब मेरे वाले साहब रिटायर हुए हैं 1980 में, तो हर घर में 4-5 बच्चे ऐसे थे जो हाई स्कूल से ऊपर चले गए थे। बल्कि 80 में तो ऐसे लोग भी थे जो मास्टर से भी ऊपर चले गए थे। बेशुमार लड़कियां हमारे गांव की नर्सेस बन गई थी और दूसरे शोबों में चले गए थे। तो बिल्कुल जब स्क्रैच से शुरू किया कि पूरे गांव में सिर्फ 2 लोग लिख पढ़ सकते हैं और अब हर घर में 4-5 लिखने पढ़ने वाले हैं, तो उस हवाले से ये काफी अचीवमेंट थी। और फिर उस कल्चर में जहां पे ये सदियों कोई रिवाज ना हो, मतलब सदियों ये रिवाज ना हो, और 2-3 दहाइयों में वहां से लोग बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री और दूसरी चीजें काम कर रहे हैं, तो एक अचीवमेंट तो जरूर है और ये अच्छी बात है और इसे सराहना चाहिए। नहीं, और बहुत अच्छी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि प्रेस्बिटेरियंस ने इसका कोई क्रिश्चियन इस गांव को नाम नहीं दिया था। नहीं, प्रेस्बिटेरियंस की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो प्रेस्बिटेरियंस की अगर पूरे पाकिस्तान में देखो थियोलॉजी बड़ी फर्क थी। प्रेस्बिटेरियन जो थे वो रूह के लिए काम करते थे,
वो रूहें बचाते थे। हम्म, और ये जो कैथलिक थे ये बदन और रूह दोनों बचाते थे। हम्म, इस गांव की, जैसे कि ये टोटली मतलब प्रेस्बिटेरियन का गांव था, ये कैसे सारे लोग कैथलिक हो गए? उसकी हम्म, वजह थी कि ये जो डोमिनिकन से जो प्रोग्राम शुरू किया डेवलपमेंट का, स्कूल का, चर्च का, हॉस्पिटल का, डिस्पेंसरी का, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, ये टोटल अप्रोच थी, तो जिसकी वजह से ये फिर आगे चले हैं। प्रेस्बिटेरियन ने बिल्कुल इनको छोड़ दिया, बल्कि बहुत देर बाद उन्होंने एक चर्च बनाया। हम्म, तकरीबन ये 56 में शुरू, इन्होंने एक चर्च बनाया हम्म, और कुछ सालों बाद वो चर्च टूट गया। हम्म, बल्कि मेरे वाले साहब ने उनकी बहुत मुखालफत की कि आप ये अब क्या कर रहे हैं, हम्म। लेकिन उन्होंने कोशिश करके एक चर्च बना लिया, लेकिन नहीं चला नहीं, बल्कि अभी इसका नामो निशान भी नहीं है। मैंने लेकिन उन्होंने पक्का चर्च बनाया था, हम्म, काफी पैसे लगाए थे उस पर, लेकिन वो नहीं चला, हम्म, क्योंकि उनकी वो जो, और वैसे भी मेरे ख्याल में उसकी और भी वजूहात थी, सिर्फ एक ये वजह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि अब हमने इनको ये ले दिया है, और वैसे भी उनके अपने मिशन में बहुत सारी तब्दीलियां आई। उन तब्दीलियों के कारण हम्म, वो वहां पे फुल अटेंशन नहीं दे सके, क्योंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च भी तब इंडिजनाइज हो गया था। उनका सारा इंतजाम मुल्तान डायसिस जो है चर्च ऑफ पाकिस्तान तब बन गया था 70 में। 70 में। हाँ, तो फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। हम्म, अलबत्ता ये जरूर कहना चाहिए कि वहां वो एक फैमिली थी वहां पे, और उनका एक पादरी आता था, पादरी तो नहीं, कैटेकिस्ट था, वो आता था वहां पे, हम्म, लेकिन इतना कामयाब नहीं था जैसे कि पूरे का पूरा गांव जो था वो कैथलिक हो गया। अच्छा, अच्छा। तो अभी आप फातिमापुर के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे अगर वो आपका ये प्रोग्राम सुने, तो आप उन्हें मेरा क्या? तो जी फातिमापुर के नौजवानों को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को एक ही पैगाम है कि सबसे अहम कि आप तालीम हासिल करें, और तालीम के साथ साथ स्किल्स भी हासिल करें, और सबसे बढ़ के ये जाने कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कोई चीजें ऐसे आराम से नहीं होती। हर हर कामयाबी के पीछे बहुत सारी मेहनत है। जैसे ये हमने सारा शुरू किया कि जिस तरीके से ये अमेरिकन आए और जिस तरह की सोबतें उन्होंने सही, आपको डेजर्ट में, फातिमापुर डेजर्ट में था, और डेजर्ट में सुबह गर्मी तपती और शाम को ठंड लगती। इन एक्सट्रीम वेदर्स में उन्होंने रहे, तो मेहनत के बगैर कोई कामयाबी नहीं है। तालीम हासिल करें और मेहनत करें, और फिर खुदा पे भी भरोसा रखें, क्योंकि अल्टीमेटली खुदा सबकी मेहनतों को फल लगाता है। बहुत शुक्रिया डोमिनिक साहब। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बहुत अच्छी बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रेजेंस के डोमिनिकन जो काहन थे या प्रीस्ट थे, ब्रदर्स थे, उनकी वहां पर प्रेजेंस होती थी। और अगर पाकिस्तानी चर्च ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रेजेंस को ही बढ़ाए तो हमारे चर्च में काफ़ी पास्टरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकती है। खुदा करे कि फातिमापुर दोबारा वैसे ही डेवलप करे जिस तरह 1956 से 1988 तक डोमिनिकन्स ने किया। और मेरी दुआ है कि मुल्तान के काहिन ये आपका इंटरव्यू सुने, मैं उन्हें भेजूंगा भी, और ताकि वो आपके तजर्बात से और आपके इल्म से फ़ायदा उठा सके। हाँ जी, और हमें ये फादर रियाज गोसल और ऐसे दूसरे लोग हैं, इनको बहुत इनकरेज करना चाहिए, जी, क्योंकि अगर ये वहां रहे ही तो इसी से लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहों पे लोग रहना नहीं चाहते, जी। तो ये इसलिए फादर वहां रियाज पे की बड़ी रहना कुर्बानी बहुत है, जरूरी है। उनकी ये बड़ी सैक्रिफाइस है कि वो ऐसी जगह पर। सेक्रीफाइस, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी दुआ है जी कि खुदा फातिमापुर को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे, और वहाँ के नौजवानों को खासतौर पर इल्म की जो नेमत है उससे माला माल करे। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू हैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे बदन दी कलम बना मौला,
तेरा नाम हवावत लिख जावां, मेरे खून दिलाल से आई होवे ते मैं लिख दे मुक जावां। बन जा खुराक मैं भुखियां दी, तन बदन खर्च दे मुक जावां। मैनू प्यार दे जख्म लगा शाफी, जख्म तेरे दे विच रुक जावां। तेरी इस ज़मीन दी खैर होवे, तेरे प्यारियां दी सदा खैर होवे। आपे रहम दी आन के तान चादर, जद जुल्म दी शिकर तू खैर होवे। आपे आन मिटा सब दूरियां, इत्थे अमन दा बसदा शहर होवे। तेरे नाम ते हर दिल मोम होवे, एहो जई कलाम दी लहर होवे। असा यसू मलंग बाबा, असा यसू यसू जपने हाँ। ना देश ते ना कोई पिंड साडा, असा हर हर थां ते वसने हाँ। असा यसू ते मलंग बाबा। असा महलां दे विच वसने हाँ। असा महलां दे विच वसने हाँ। पर चुगियां ते वल नसने हाँ। पर चुगियां ते वल नसने हाँ। दुखियां दे दुखड़े साडे ने, असी हसदियां नाल भी हसने हाँ। असा पीर यसू दे मलंग बाबा। असा गल विच सूला पाया ने, असा गल विच सूला पाया ने। असा सूली ते दिन कटने हाँ। असा सूली ते दिन कटने हाँ। जेड़ा के साडा यार बने, ओनू सूली दारा दसने हाँ। सपीर यसू दे मलंग बाबा। जिथे शाम होवे असी आउने हाँ। जिथे शाम होवे असी आउने हाँ।
जिथे फजर होवे टुर जाने हाँ, जिथे फजर होवे टुर जाने हाँ, सितारे हाँ के पंछी हाँ, बस इना दस नहीं सकने हाँ, सपी यसू दे मलंग बाबा। दरिया वागर था ते दरिया वागर था ते असा पानी ले ले फिरने हाँ, असा पानी ले ले फिरने हाँ, असा सड़ सड़ के हो राते छावा करने असा पीर यसू दे मलंग बाबा। असा यसू यसू जपने असा पीर यसू दे मलंग बाबा।